Welcome to our channel, and today we are going to proceed our chapter that is air. इससे पहले आपने स्टार्टिंग में चिल्ड्रन देखा कि किस तरह से एयर की डिफरेंट लेयर्स हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोज लेयर्स एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर अस. और मैंने ये भी डिटेल में आपको बताया कि कौन सी लेयर के अंदर जो है हमारे एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं और कौन सी लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओजोन लेयर का प्लेस कहाँ पर है, और ये जो डिफरेंट जो लेयर्स है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो उनकी जो हाइट है वो कितने किलोमीटर्स तक की है. ये सारा का सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया. ये सारा अगर देखना है तो आप पिछली वीडियो के लिंक पे जाइए और उसको ज़रूर अपना डिटेल में स्टडी कीजिए, ताकि आपको इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं अभी आपको ये पूरी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए. अब चलिए देखिए यहाँ पर आप हम बात करते हैं विंड्स. इससे पहले पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि विंड हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और विंड जो है वो किस तरह से जो है चेंज लेके आती है और किस तरह से कई बार हमारे लिए जो हार्मफुल भी हो जाती है. और विंड और स्टॉर्म के बीच में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था. ये थोड़ा सा आपको प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपको ध्यान भी रहा होगा. पिछली वीडियो में आप लिंक पे जाइए और उसके स्टडी कीजिए. व्हेन विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब देखो यहाँ पर दिया गया कि विंड को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं भाई, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया. सो सी देयर चिल्ड्रन, फर्स्ट वन इज दैट इज परमानेंट विंड. पहले कौन सी है चिल्ड्रन? आपकी परमानेंट विंड है. द ट्रेड विंड्स, परमानेंट विंड के अंदर कौन सा आता है? आपका ट्रेड विंड आता है. वेस्टर्लाइज, वेस्टर्लाइज मीन्स क्या हुआ? देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में बता दूँ. इस साइड में आपका होता है ईस्ट और इस साइड में आपका होता है वेस्ट. ऊपर होता है आपका नॉर्थ जैसे यहाँ लिखा हुआ है और नीचे होता है आपका साउथ. तो यहाँ पर इसने क्या बताया? वेस्टर्लाइज मतलब कि दिस साइड, वेस्ट की साइड से यहाँ से, एंड ईस्टर्लाइज और इस साइड से, मतलब कि वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज इन दोनों साइड से जो विंड्स आती हैं, दीज आर नोन एज द परमानेंट विंड्स. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? ये दोनों या तो ईस्टर्न साइड से आएंगी जो विंड्स आएंगी, इनको हम क्या बोलेंगे कि ये परमानेंट विंड्स हैं, या फिर वेस्टर्न साइड से जो भी विंड जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये परमानेंट विंड्स हैं. दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. और पूरे के पूरे साल जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है क्या करती रहती हैं? ये ब्लोइंग करती रहती हैं. पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे? अगर हम यहाँ बात करें चिल्ड्रन, देखिए ये देखो यहाँ पर ये पूरा साल ऐसे ही इसी साइड में ये जो है मूविंग करती रहती है इस साइड में ही. और इधर से देखेंगे तो देखिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है इस साइड में. नीचे अपने देखिए ये जो है चिल्ड्रन, ये डिफरेंट टाइप के जो विंड्स हैं, ये पूरा का पूरा साल जो है ये थ्रू आउट द ईयर क्या करते रहते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लोविंग करती रहती हैं. अब देखिए अब हम लेते हैं आपका सेकंड पार्ट में देखिए क्या है? दैट इज सीजनल विंड. परमानेंट विंड का तो आपको पता चल गया कि ये पूरा साल जो है विंड्स फ्लोइंग करती रहती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा आप. अब सेकंड क्या है? सीजनल विंड्स. अब ये जो सीजनल विंड्स है इसका देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि सीजनल विंड्स ये सीजन के अकॉर्डिंग आती हैं. कौन सी विंड है चिल्ड्रन? ये आती हैं आपकी सीजन्स के अकॉर्डिंग, कि जो डिफरेंट जो सीजन्स हैं उन सीजन्स के अकॉर्डिंग ये जो है विंड्स आती हैं. तो ये यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया दैट इज. अब देखिए एंड दीज विंड्स चेंज दे डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन्स. ये जो विंड्स हैं ये डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं. कब चेंज कर लेती हैं? डिफरेंट सीजन्स में, अलग सीजन्स में ये जो विंड्स है तो डायरेक्शन चेंज कर जाती हैं भी. फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर जो मानसून आता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इंडिया में जो मानसून विंड्स आती हैं तो वो मानसून विंड्स किस लिए होती हैं? ये मानसून विंड्स अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो मानसून विंड्स है वो हमारे इंडिया में बारिश लेके आती हैं. और वो कौन से महीने में आती है? वो जून के फर्स्ट वीक में इंडिया के अंदर एंट्री कर जाती हैं. और इंडिया में जब वो आती है तो 2 साइड से आती हैं. अभी कहेंगे 2 साइड से कौन से हैं? अगर हम इंडिया की यहाँ बात करें कि जो है इंडिया के, ये तो होगा आपका कौन सा हो गया? आपका ईस्ट हो गया,
दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। अब देखो इस साइड में क्या है, यहाँ पर आपका है बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, ठीक है। और इधर क्या है आपका, इस साइड में आपका क्या है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी। अब ये जो विंड्स है या तो अरेबियन सी से आएंगी या फिर बे ऑफ बंगाल से आएंगी। इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रन कि इंडिया के अंदर जो ये विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं या मॉनसून सीजन जो आता है उसमें जो विंड्स आती हैं, जब बारिश होती है इंडिया के अंदर, या तो वो ईस्टर्न साइड से आएंगी या वेस्टर्न साइड से, उनको या तो अरेबियन सी से आएंगी और या फिर बे ऑफ बंगाल से आएंगी। इस तरह से ये इंडिया के अंदर ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स एंट्री करती है इंडिया के अंदर भाई। अब देखिए लोकल विंड्स, अब थर्ड नंबर कौन सा आ गया आपका, ये आ गया आपका लोकल विंड का। फर्स्ट आपका परमानेंट का था, अब सेकंड आपका सीजनल विंड का था, और थर्ड आपका बन गया लोकल विंड का। लोकल विंड में क्या है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। ये तो दिन में एक पर्टिकुलर पीरियड में ही ये मूविंग करती हैं, अभी दिन के अंदर सिर्फ, और ईयर या फिर किसी एक साल के अंदर इन ए स्मॉल एरिया, थोड़े से एरिया के अंदर, पूरे दिन में या पूरे साल में अगर हम थोड़े से एरिया की बात करें तो उसी एरिया में लोकल विंड्स जो होती हैं ये फ्लोइंग करती रहती है, बहती रहती है। जैसे एग्जांपल इसने लिया है, कोई लैंड एरिया हो गया या सी ब्रीज हो गया। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स। देखो अब वही दोबारा मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का ही। अब इसने कहा कि हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हॉट एंड ड्राई जो विंड्स होती हैं चिल्ड्रन, वो कौन सी होती हैं, इट इज़ कॉल्ड लू। इसको क्या बोलते हैं, लू। ये लू जो होता है ये लोकल विंड्स हैं और ये इंडिया के नॉर्थ साइड में होती हैं। और लू कब पड़ती हैं चिल्ड्रन, आपने देखा है ना कि जून के अंदर, मई जून में जो बहुत गर्म हवाएं जो चलती हैं तो दैट इज़ नोन एज द लू। हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट इज़ नोन एज लू, उसको लू बोलते हैं। और नॉर्दर्न पार्ट में हमें यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ में जो है ये लोकल विंड्स चलती हैं लू। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि कौन से पार्ट में लू चलती हैं, किस महीने में चलती हैं। रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस कैन बी मेड लाइक लू इन विच मंथ लू आर फ्लोइंग एंड इन विच डायरेक्शन, और that's loo is flowing of India, that is in northern side, northern direction, and loo are flowing during the month of April and May and June, that is May June. So it is necessary to understand this one. So I hope that you all are getting all these things. और अगर आपको कहीं पर लगता है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि ये आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर दिया इसने हाई प्रेशर और यहाँ पर दिया है, यहाँ भी दोनों साइड में हाई प्रेशर है और ये आपका इक्वेटोरियल, देखो 0 डिग्री। इक्वेटर जो होता है ना चिल्ड्रन, हमारा इक्वेटर होता है हमारा 0 डिग्री पर, कहाँ होता है 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है। उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, ये नॉर्थ साइड में ऐसे ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो ये साउथ साइड में आएंगे। अब देखो इसने हमारी अर्थ को जो है किस तरह से डिवाइड किया है। तो यहाँ अगर हम बात करें डिवीज़न की, अर्थ के डिवीज़न की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो ये स्टार्टिंग में तो ये तो हो गया आपका 0 डिग्री पे, तो हो गया आपका इक्वेटर। उससे ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 क्वेश्चंस भी मोस्टली आते हैं चिल्ड्रन कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपने लिखना 23.5 डिग्री, लेकिन नॉर्थ लिखना होगा आपको यहाँ पर। और सेकंड जो आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 23.5 डिग्री साउथ, ये साउथ में है, ऊपर 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में है। तो दोनों का डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अब देखो 30 डिग्री साउथ पे क्या आ गया आपका, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर आ गया जिसको हॉर्स लेटीट्यूड्स भी बोलते हैं हम। अब ऊपर अगर हम बात करें 23.5 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ में, तो ये क्या आ गया, ये भी हाई प्रेशर जिसको हॉर्स लेटीट्यूड्स, ये भी हॉर्स लेटीट्यूड है और ये भी हॉर्स लेटीट्यूड है, और लेकिन ये नॉर्दर्न साइड में है, ये आपका सदर्न साइड में है। उसके बाद प्रीवेलिंग
एंड वेस्टर्लाइज, ये वेस्टर्न साइड में देखो नीचे जो है इस तरह से ये जो एयर की डायरेक्शंस दिखाई इसने, प्रिवेलिंग वेस्टर्न साइड डायरेक्शंस है भी एयर की। अब सबसे नीचे अगर हम बात करें तो पोलर ईस्टलाइज, पोलर से जो है ईस्टर्न साइड में कि देखो पोलर ईस्टलाइज, ईस्ट की साइड से पोलर की, ये देखिए इस तरह से यहाँ से क्या जा रही हैं, ये हमारी विंड्स यहाँ से इस टाइप से मूविंग कर रही हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री साउथ है और यहाँ पर ये 90 डिग्री नॉर्थ है। इन दोनों का भी ध्यान रखिएगा कि नीचे 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री और बीच में सेंटर में क्या आ गया आपका, ये 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि ये हुआ कि हमारे जो लेटीट्यूड्स हैं 90 डिग्री में तो होता है क्या, 90 डिग्री में होता है आपका नॉर्दर्न साइड में, 90 डिग्री होता है आपका सदर्न साइड में। दोनों का ध्यान रखिएगा। डिग्रीज, टोटल डिग्रीज कितनी बन गया फिर 180 डिग्री बन गया टोटल। तो हमारे जो लेटीट्यूड्स हैं, टोटल लेटीट्यूड्स कितने हो जाएंगे चिल्ड्रन, टोटल लेटीट्यूड्स लेटीट्यूड्स हो जाएंगे हमारे 180 डिग्रीज। 90 तो हो गए हमारे नॉर्दर्न साइड में और 90 हो गए हमारे साउदर्न साइड में। तो इस तरह से टोटल हमारे लेटीट्यूड्स बनाते हैं 180। लेकिन जो मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस वो डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं भाई 360। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है कि कितने डिग्री हमारे जो लेटीट्यूड्स वो कितने हैं और लॉन्जिट्यूड्स कितने, इस टाइप का क्वेश्चन भी रेज होता है अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ में चलें। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ रही होगी। और नाउ वी आर मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेते हैं इससे आगे का, दैट इज ओके। सो अब यहाँ पे देखिए नोन दिया है साइक्लोन नेचर्स फुरी। ओडिशा का इसने एग्जाम्पल लिया है चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए ओडिशा के अंदर, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न sea coast of India is prone to cyclones that originates in the Bay of Bengal. Bay of Bengal से ओरिजिनेट हुआ 17-18 अक्टूबर 1999 में। साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। अब ओडिशा स्टेट की 5 डिस्ट्रिक्ट्स को उस साइक्लोन ने हिट किया था। अनदर सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999, एक दोबारा फिर सुपर साइक्लोन आ गया वह 29 अक्टूबर 1999 को। दैट डिवास्टेटिंग लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, और स्टेट के बहुत बड़े पोर्शन को उसको क्या किया, डिवास्टेटिंग मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय करता, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। किस वजह से डैमेज हुआ, एक तो विंड की वेलोसिटी ज़्यादा थी, बारिश भी साथ में आ रही थी, और टाइडल सर्ज भी था वहाँ पर। टाइडल, आपने टाइड्स के बारे में पढ़ा है ना, जब समुद्री तूफान आता तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो टाइड्स के अंदर क्या होता है, अब जो है वाटर राइज होता है, वेव्स आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती है, उसमें सी वाटर राइज होके आता है। सो द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर्स पर आवर, देखो विंड की स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर्स पर आवर, लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स, और 36 आवर्स तक वो कंटिन्यू चलती रही। दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज। इन हाई वेलोसिटी विंड्स ने क्या किया, ट्रीज की रूट्स को उखाड़ दिया। डैमेज द कुल्चा हाउसेस, जो कुल्चा हाउसेस उनको डैमेज कर दिया। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेस वर आल्सो ब्लोन अवे। जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर थी उनके जो शेड बने हुए थे इंडस्ट्रीज़ के, उन शेड को भी उखाड़ दिया उसने। एंड हाउसेज वर आल्सो ब्लोन अवे, और घरों के छतों के ऊपर जो बनी हुई थी शेड वो भी उस तूफान की वजह से वो भी उड़ गया। मतलब ये हुआ कि विंड बहुत तेज़ जो हवाएं चल रही थी उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ की शेड, ऊपर से शेड भी उड़ गई और घरों के ऊपर जो शेड बनी थी वो भी उड़ गई भी। तो इट मीन्स दैट वाज रियली वेरी डिवास्टेटिंग, वेरी डिस्ट्रॉइंग, and the rooftops they were, you can say, flown away। वो उखड़ के जो है दूसरी साइड में गिर गई। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइंस स्नैप्ड कम्प्लीटली। जो वहाँ की पावर सप्लाई मीन्स, यहाँ पर पावर सप्लाई का मीनिंग चिल्ड्रन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम था वो भी वहाँ का पूरा डैमेज हो गया। एंड टेलीफोन लाइंस भी वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई। कंप्लीटली एंड हैवी रेन ऑकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन की वजह से बहुत तेज़ बारिश भी स्टार्ट होगी। फॉर 3 डेज, 3 दिन तक लगातार बारिश कंटिन्यूसली होती रही वहाँ पे। दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा की जो मेजर रिवर्स थी उन रिवर्स में पानी इंक्रीज हो गया। पानी इंक्रीज हुआ तो फिर क्या हुआ, बारिश की वजह से फ्लड आ गई फिर भी। देन
द साइक्लोनिक विंड्स caused टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर। अब जो साइक्लोनिक जो तेज़ हवाएं चली थी साइक्लोन की वजह से, उससे क्या हुआ, दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स इनलैंड एंड ब्रोट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरियाज पर बहुत ज़्यादा तबाही इसने मचाई, बहुत तेज़ जो हवाएं चल रही थी। द 7 to 10 मीटर हाइट टाइडल वेव्स देखो 7 से लेकर 10 मीटर हाइट तक की टाइडल वेव थी, इतनी बड़ी वेव थी। 10 मीटर हाइट ऊपर तक, तो कितना ज़्यादा होता, कितना ज़्यादा उन वेव्स ने डिस्ट्रक्शन किया होगा वहाँ पर, कितनी तबाही मचाई होगी। एंड इंट्रोड्यूट सडनली एंड caused massive damage to the standing paddy crops। और उस टाइम जो पैडी क्रॉप्स थी, वो पैडी क्रॉप्स पूरी तरह से वो जो है वहाँ पर ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि 10 फुट तक जब पानी चलेगा तो पैडी क्रॉप्स तो घरों के ऊपर से भी जाएगा। तो इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग उस टाइम था ये उड़ीसा के अंदर। और ये 1999 में आया था। ये बहुत तेज़ साइक्लोन था और बहुत तेज़ विंड्स चल रही थी और साथ में बारिश भी वहाँ पर हो रही थी। सो ऑल थिंग्स, तीनों चीज़ें जब चल रही थी तो इसको क्या कहा गया, ये एक साइक्लोन था। एंड दिस इज़ नेचर्स फॉरी, कि नेचर ने किस तरह से जो है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन किया था, ये सारा इसमें मेंशन किया गया। उड़ीसा का एक एग्जाम्पल लिया गया। इस टाइप की चिल्ड्रन जो है ना, जब भी आप एग्ज़ाम्स देंगे तो इस टाइप की केस स्टडीज़ भी उसमें दे सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। तो ये जो चीज़ें इनके भी साथ साथ में आप ज़रूर स्टडी करते रहिएगा। अब हम नेक्स्ट की साइड में मूविंग करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। वी आर जस्ट मूविंग अहेड। अब देखिए यहाँ पर इस टॉपिक में थोड़ा सा और इसने दिया साइक्लोन के बारे में ही। सो वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अबाउट द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एट डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का जो गल्फ था वहाँ पर थोड़ा सा जो साइक्लोन था वो कम हो गया, नियर द ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के पास में ईस्ट में जब गया तो वहाँ पर साइक्लोन कम हो गया। एंड 25 अक्टूबर 1999 को ग्रेजुअली मूव्ड इन ए नॉर्थ वेस्टवार्ड डायरेक्शन में घूम गया। इट intensified into super cyclone and hit the area between इरसामा एंड बेलीकुंडा इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर इस इरसामा और बेलीकुंडा जो थे वहाँ पर इसने 29 अक्टूबर को फिर हिट किया 10:30 AM पर। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। अब देखो कितना ज़्यादा इसने तबाही मचाई फिर 4 दिन के बाद, क्योंकि इसने टर्न कर लिया, एकदम से घूम गया और वेस्ट साइड में हो गए। तो वेस्ट साइड में आने के बाद जो वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में तबाही मचाई इसने। एंड भुवनेश्वर सिटी जो था वहाँ का और कटक सिटी जो था और 28 कोस्टल टाउन्स थे सभी टाउन्स के ऊपर इसने अपना इम्पैक्ट डाला। एंड अबाउट 30 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। कितने सारे लोगों को की लाइफ को इसने अफेक्ट किया और कितने सारे जो पीपल थे वहाँ से जो है डिस्प्लेस हुए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। ए लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स वर किल्ड। बहुत सारे जो है लाइफ स्टॉक मारे गए, जानवर मारे गए। एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैविली डैमेज। जो क्रॉप्स उस टाइम खड़ी थी, चाहे उसमें पैडी क्रॉप्स थी, पैडी मतलब राइस क्रॉप, वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स और फ्रूट्स की जो क्रॉप्स हैं, एंड ये पूरी तरह से हैविली डैमेज्ड हो गई भाई, पूरी तरह से ये क्रॉप्स थी तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू सेलिनाइजेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्ज। अब देखो सेलिनाइजेशन, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको देखिए। सेलिनाइजेशन क्या होता है? पानी के अंदर जब सैलिनिटी ज़्यादा होती है ना, सलाइन होता है नमकीन पानी, नमक ज़्यादा होता है। अब उसमें क्या होंगे, नमक कहाँ से आया? अब समुद्र का पानी जब इतना ऊंचा उठ के आया है और कोस्टल एरिया पे आया तो वो साल्टी वाटर ही तो है। तो वो जो सलाइनेशन की वजह से टाइडल सर्ज जो हुआ तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर लैंड थी चिल्ड्रन, वो क्या हो गया उसकी वजह से, वो इनफर्टाइल हो गई। इनफर्टाइल कैसे हुई कि जहाँ पर भी नमक चला गया तो वहाँ पर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर तो वो जो फसल थी वहाँ पर जहाँ पर ये पानी गया था तो वहाँ क्या हो गया, इनफर्टाइल लैंड बन गई वो। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ साल्ट, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपियर्ड। जो बड़े बड़े जो
साल के पेड़ थे, टीक के पेड़ थे, बैम्बू के जो पेड़ थे, प्लांटेशंस थे, ये सारे क्या हुआ चिल्ड्रन, ये डिसअपियर, सारे सारे खराब हो गए। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन प्रादीप एंड कोणार्क वैनिश, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पर थे प्रादीप और कोणार्क के बीच में, वो भी पूरी तरह से वैनिश मीन्स खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों? जो वाटर जो आया था दैट वाज साल्टी वाटर, जिसमें सलाइनिटी ज़्यादा थी। अब सलाइनिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो लैंड थी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होगी। फर्टिलिटी ख़त्म होगी तो फिर वहाँ पर जो भी वेजिटेशन थी वो सारी की सारी वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गई, और वहाँ पर जो क्रॉप्स थे वो क्रॉप्स भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये उसका इम्पैक्ट हुआ कि किस तरह जो साइक्लोन जो आया था उड़ीसा में, उसका कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोग उससे सफ़र हुए। इसने 13 मिलियन पीपल के बारे में बताया गया है कि 13 मिलियन पीपल उससे अफेक्टेड हुए थे भी। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं चिल्ड्रन, मॉइस्चर्स। मॉइस्चर्स, अब देखो मॉइस्चर्स क्या होते हैं, व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। जब भी पानी जो है इवापोरेट होता है, कहाँ से? लैंड से या डिफरेंट वाटर बॉडीज से। वाटर बॉडीज समझते हो ना? वाटर बॉडीज का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ओशंस कह लीजिए, सीज कह लीजिए, या फिर रिवर्स कह लीजिए, पॉन्ड कह लीजिए, ये सारे सारे वाटर बॉडीज़ हैं। जब यहाँ से इवापोरेशन होता है इट बिकम्स वाटर वेपर, तो वहाँ पर वाटर वेपर्स बन जाता है। मॉइस्चर्स इन द एयर, एयर में मॉइस्चर्स लेना किसी भी टाइम इज नोन एज द ह्यूमिडिटी, उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? व्हेन देयर इज वाटर वेपर एंड मॉइस्चर इन द एयर, जब एयर के अंदर मॉइस्चर हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब कई बार आपने दिन में भी देखा होगा कि हवा चलती है और उसमें नमी नमी सी बनी रहती है, चिप चिप सी होती है, गर्मी में होता है ना मोस्टली ऐसा। सो दैट इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी कहेंगे। कि आज जो है ना ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट है, ना तो क्लीन है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, तो उसमें जो उस टाइप का जो क्लाइमेट होता है उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। ह्यूमिडिटी क्यों हुई? क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है? मॉइस्चर्स होते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, जब एयर के अंदर पूरी तरह से वाटर वेपर होते हैं, वी कॉल इट ए ह्यूमिड, तब उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिड डे कहेंगे। एज द एयर गेट्स वार्मर एंड इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, जब हवा गर्म हो जाती है और वाटर वेपर रखने की कैपेसिटी जब उसकी बढ़ जाती है, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, जब ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी। अब जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो जो कपड़े हमने सुखाए उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में, और हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग हो गया, स्वेटिंग मीन्स पसीना आना, तो जो पसीना आ जाता है, परस्पायरिंग हो जाते हैं हम, स्वेटिंग आ जाती है, तो हमारी बॉडी में ये चीज़ आती है, डज नॉट इवेपोरेट ईजिली, और ईजिली इवेपोरेशन नहीं होता है, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। अब ऐसा मौसम जब होता है, देखो आपको पता है कि किस तरह से ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऐसे मौसम में क्या हो जाएगा, हमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है जो है अनकम्फर्टेबल फील होता है। कैसा फील होता है? अनकम्फर्टेबल। सो व्हेन द वाटर वेपर्स राइज, जब वाटर वेपर्स राइज होंगे इट स्टार्ट कूलिंग, और ऊपर जाके फिर वो कूल भी हो जाते हैं। द वाटर वेपर कंडेंस कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर वेपर जो है आसमान में जाके ठंडे हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएंगे? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, अब जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाता है चिल्ड्रन? क्लाउड्स बन जाते हैं वो। पहले क्या हुआ? इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन होने से क्या हुआ? पानी ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर वो कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, और फिर वाटर वेप उसके ड्रॉपलेट्स बन गए। वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स बनने के बाद फिर क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद फिर वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया। देन व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बिकम्स टू हैवी, जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, टू फ्लोट इन, हवा में वो बह नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, देन दे कम डाउन एज प्रिसिपिटेशन, तब वो क्या होता है? प्रिसिपिटेशन के रूप में वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वाटर वेपर ज़्यादा हो जाते हैं स्काई के अंदर, क्लाउड के अंदर, जब पानी ज़्यादा हो जाता है फिर वो एयर के साथ फ्लोटिंग नहीं कर पाता, और फ्लोटिंग ना करने की वजह से प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रिसिपिटेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ कि फिर वो रेन स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है भाई फिर वो। सो दिस इज़, ये था सिस्टम आपका, हाउ डज रेन ऑकर, बारिश कैसे आती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपका।
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जेट प्लेन्स की, अगर हम बात करें चिल्ड्रन, देखो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, जब स्काई के अंदर जेट प्लेन्स उड़ते हैं, लीव ए वाइट ट्रेल। तो पीछे पीछे क्या है, मान लो हम यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा जेट प्लेन है, सपोज कर लेते हैं, तो ये उड़ रहा है, तो जब उड़ रहा है तो इसके पीछे जो है ना वाइट वाइट से ऐसे ऐसे वाइट वाइट छोड़ता जाएगा ही। तो इट मीन्स ये हुआ कि ये जो जेट प्लेन उड़ रहा है चिल्ड्रन, तो ये क्या बना रहा है, इसके पीछे वाइट ट्रेल्स बन रहा है। क्या बन रहा है, वाइट ट्रेल्स। अब ये जैसे जब ये उड़ता है तो पीछे आपने देखा होगा लंबी लंबी सी लाइनें हो जाती है वाइट वाइट सी। कभी आप देखना कभी आराम से ध्यान से, तो जब जो प्लेन उड़ता है ना तो पीछे ये आपका वाइट ट्रेल्स बन जाते हैं इस तरह से, पीछे पीछे ये वाइट ट्रेल्स बन रही हैं, दैट इज़। तो वो जो वाइट ट्रेल्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैव ए वाइट ट्रेल्स बिहाइंड देम, उसके पीछे वाइट ट्रेल्स रह जाते हैं। ये दो साइड में क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें दो इंजन होते हैं, दोनों साइड के इंजन चलते हैं और वो दोनों साइड से वाइट ट्रेल्स छोड़ते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धुआं छोड़ते हैं आसमान के अंदर। सो दैट इज़ नोन एज द वाइट ट्रेल, उसको हम वाइट ट्रेल बोलते हैं। जेट प्लेन्स होते हैं, पीछे वाइट ट्रेल्स आते हैं। द मॉइस्चर्स फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, जो उनके इंजन चलते हैं तो वहाँ पर जो मॉइस्चर्स जो होते हैं, नमी जो होती है आसमान के अंदर, तो वो कंडेंस होती है। एंड वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर्स फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक हमें जो वाइट ट्रेल्स दिखाई देते हैं, कंडेंसेशन दिखाई देता है ऊपर कुछ टाइम के लिए। व्हेन देयर इज नो एयर, जब बारिश हवा नहीं होती है वहाँ पर, तो मोमेंट्स ऑफ टू डिस्टर्ब इट, जब वहाँ पर एयर नहीं होती है तो वाइट ट्रेल्स हमें दिखाई देते हैं, और अगर एयर होती है तो थोड़ी देर में बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं वो। इट मीन्स ये हुआ कि जब प्लेन जो फ्लाइंग करता है तो प्लेन्स के पीछे वाइट ट्रेल्स आते हैं, और जो वाइट ट्रेल्स जो हैं ये अगर एयर नहीं है तो काफ़ी देर तक हमें दिखाई देंगे, और एयर है तो हवा में फिर वो वाइट ट्रेल्स भी जो है ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन होता है, और जो इनके इंजन चलते हैं जेट प्लेन्स के, उन इंजन की वजह से वो हमें वाइट वाइट से बैक साइड में दिखाई देता अभी। अब देखिए वी आर मूविंग नेक्स्ट। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ। प्रेसिपिटेशन, जब बारिश जो होती है चिल्ड्रन, बारिश जो है अर्थ पे जब वो आती है, कम डाउन टू द अर्थ, जब बारिश आती है अर्थ के ऊपर, इट लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। वो क्या किस फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलता है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन, जब वो नीचे आएगा अर्थ के ऊपर, जब वो पानी नीचे आएगा तो उसको हम रेन बोलते हैं, भी सीधी सी बात है। इट मीन्स प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। अब प्लांट्स किस में हेल्प करते हैं, प्रिजर्व वाटर, वाटर को प्रिजर्व करने में प्लांट्स हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स, जब हिल साइड्स पे जो ट्रीज हैं उनको अगर हम काट देते हैं, रेन वाटर, जो बारिश का जो पानी है, फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स, बेयर माउंटेन से नीचे आ जाएगा रेन वाटर, एंड कैन कोज, और क्या कोज करेगा वो, फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के व्यापक अगर हम बात करें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कितने टाइप्स की, यहाँ पर 3 टाइप्स की है। द कन्वेंशनल रेनफॉल एक, तो द ऑर्गेनिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। तो कितनी टाइप की मैंने बताया रेनफॉल, रेनफॉल फिर 3 टाइप्स की बन जाती हैं। अगर मैकेनिज्म के व्याप पर हम देखेंगे तो रेनफॉल्स के 3 टाइप्स में बताया इसने। फर्स्ट कन्वेंशनल, सेकंड ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल। तो 3 तरह से जो है बारिश होती है, 3 नाम दिए इसने बारिश के। अब तीनों के डिफरेंट डिफरेंट, अब देखिए यहाँ पर ये आपका साइक्लोनिक, ये आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल है, फर्स्ट वन भाई। वार्म एयर ऊपर हुआ, उसके बाद कोल्ड एयर, इधर से कोल्ड एयर आ रही थी, इधर से वार्म एयर, तो दोनों जब आपस में टकराएंगे तो वहाँ पर फिर बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी इस टाइप की जो रेन आती है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका जहाँ पर मॉइस्चर्स ज़्यादा होते हैं, एयर के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर्स हैं, तो वहाँ पर फिर वो बारिश होनी जब स्टार्ट होती है, और ज़्यादा मॉइस्चर्स होने की वजह से, और आगे अगर कोई मान लो पहाड़ है या माउंटेन्स है, जब उससे वो स्लाइड जो टकराते हैं फिर बारिश एकदम स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। एंड और थर्ड मैंने कौन सा आपको बताया था, थर्ड मैंने बताया था आपको कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल कब होती है, वार्म एयर, देखो ऊपर जा रही है वार्म एयर, ये ऊपर गई
और ऊपर जो क्लाउड्स थे तो वहाँ पर एकदम से जो बारिश आती है ना उस टाइप की, सो दैट इज़ नोन एज द कन्वेंशनल रेनफॉल। ये तीनों पिक्चर्स से आप जो है ये जो 3 टाइप्स जो दिए गए हैं बारिश के या रेनफॉल के, यू कैन अंडरस्टैंड ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल ड्यू टू दीज 3 पिक्चर्स। एंड आई होप दैट यू ऑल आर गेटिंग that all these things and the types of rainfall की टाइप्स भी आपको आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसके साथ साथ चिल्ड्रन आपका ये चैप्टर जो है ना रीडिंग अब कंप्लीट हुआ एंड आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चिल्ड्रन तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. Thanks a lot.